अब आ गया, वॉइस आ रही है। और ये बता बेटा, वॉइस आ रही है, जरा बताना। ठीक है। मेरे बाल थोड़े वो हो रहे हैं यार, बड़े। आह। चलो, अब शुरू करते हैं मैग्नेटिक्स की कहानी। एक आध प्रॉब्लम और छोटी छोटी चीजें रह गई थी, फिर दोबारा से आते हैं एसीएल में। गुड इवनिंग सोहन। सोहम। स्क्रू लॉ पे एक आध क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ, एक हाई टेंशन वायर है, जो ऊपर जाता है ना, हाई टेंशन वायर। इसमें जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ को जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। किसी एक पॉइंट पे अबव द वायर एंड बिलो द वायर। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे ना, मान लो कहीं पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तुम्हें देखना है, तो ऐसा नहीं कि तुम कमरे में जो है, पता लगा एग्जामिनेशन हॉल में पूछ रहे हो भैया यहाँ ईस्ट कहाँ पर है, या कंपास लेके जा रहे हो। जो है कई बार ऐसा होता है ना, हाँ 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 हाँ, कि पता लगा जो है एग्जामिनेशन हॉल में कुछ आ गया और उससे पूछ रहे हो एग्जामिनर से, अरे ये क्वेश्चन आया इसमें जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बताओ ईस्ट कहाँ है, जो है क्वेश्चन कैसे करूँ मैं जो है, या कंपास नीले जेब में लेके चले गए। ऐसा नहीं होता। तुम कहीं भी खड़े हो जाओ बेटा जो है, ठीक है ना, कहीं भी खड़े हो जाओ। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, कहीं भी खड़े हो जाओ, इसको नॉर्थ कह देना। जहां प्रॉब्लम की बात है तो इसको नॉर्थ कह देना, नोज को। इसको साउथ कह देना, और ये वाले को ईस्ट कह देना, राइट वाले को, राइट वाले को। और इस वाले को वेस्ट कह देना। समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं मैं? कहीं भी अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है बेटा, जो है क्वेश्चन करना है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें नॉर्थ वेस्ट ये देखना है वहां पे क्या है। नोज को नॉर्थ, बैक साइड को साउथ, राइट वाले कान को ईस्ट, और लेफ्ट वाले कान को वेस्ट करना। बस कहीं भी खड़े हो जाओ। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा जो है, मतलब प्रॉब्लम करने के लिए, प्रॉब्लम करने के लिए, ऐसे नहीं एक्चुअल में नहीं बेटा, जो प्रॉब्लम करने के लिए कह रहा हूँ। तो अब जरा देखो, जैसे तुम्हें जो है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ है करंट, मतलब इधर से पीछे को है, नहीं इधर से पीछे हो गया, तो उल्टा कर देते हैं थोड़ा, साउथ से नॉर्थ कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। साउथ से नॉर्थ का मतलब ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है बेटा जो है, ऐसे हो गया ना, अगर साउथ से नॉर्थ देखोगे तो ऐसे होगा ना, इस टाइप से होगा। अब इसके चारों लाइंस ऐसे बनेगी, तुम्हें दिख रहा है बेटा, इस टाइप से लाइंस बनेगी, ऐसे बनेगी लाइंस। क्यों? ये हो गई। तो जब तुम वायर के ऊपर होगे तो राइट साइड में जा रहा होगा, देखो एरो। ये बताओ, जब तुम वायर के ऊपर होगे तो राइट साइड में जा रहा होगा एरो, राइट साइड में जा रहा ना, राइट साइड में ईस्ट हुआ। क्यों? राइट साइड में क्या हुआ? ईस्ट हुआ। लेकिन मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा मान लिया था। क्यों डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा मान लिया था? तो इसका मतलब अबव द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो वेस्ट में आएगी बस। ये किधर को आएगी बताओ? वेस्ट में आएगी। और इसी टाइप से फिर बिलो द वायर क्या हो जाएगी? ईस्ट में आ जाएगी। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जो है। चलो, इसको मत मानो तो मेरे को क्या लेन देना।
मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अप है, ये डाउन है। ये बना, बताओ। अब सुनो। भले कस रहे हैं हाल बेटा। इसको आई मान लो, इसको जे मान लो, इसको के मान लेते हैं। अब सुनो, डी बी, इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो डी एल क्रॉस आर होती थी। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से भी कर सकते हो। डीएल की जो डायरेक्शन होती थी डीएल क्रॉस आर होती थी। अब डीएल तुम्हें याद होगा करंट की डायरेक्शन में होता था। और ऊपर वाली फिगर में जरा देखो करंट किधर को है। अगर देखोगे तो करंट किधर पे बताओ? आई कैप में है। ये हो गया आई कैप। हाँ, ये आई कैप हो गया। इसको करंट को ऐसे कर देता हूँ। ये हो गया। अब चलते हैं आर वेक्टर अबव द वायर। अबव द वायर आर वेक्टर बताओ के कैप में होगा? जरा देखना अबव द वायर आर वेक्टर के कैप में होगा या नहीं होगा? बताओ बेटा। जो है ये होगा, राइट। तो इसका मतलब आई क्रॉस के क्या बनेगा? तो माइनस जे बनेगा। ये माइनस जे बनेगा। सही बोला? नहीं, मैंने वो गलत ले लिया था ना। करंट गलत ले ली थी बेटा। साउथ से नॉर्थ थी ना, सॉरी। हाँ 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 हाँ। अरे ऐसे ही होता है यार, ये बुड्ढे टीचरों से पढ़ने से ना यही नुकसान होता है। हाँ हाँ, बुड्ढे टीचरों से इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए कभी भी। समझ गया ना? यही एक नुकसान होता है बुड्ढे टीचरों से पढ़ने का, कि वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं जो है। मजा नहीं आता ना मेरे को, तो जानते ही है। काम करो तो पूरा करोगे। बिल्कुल परफेक्शनिस्ट। अब आएगा मजा। तो मैंने करंट कहां से कहां को दी थी जरा बताओ? करंट मैंने दी थी तुम्हें नॉर्थ से साउथ। क्यों नॉर्थ से साउथ? इसका मतलब माइनस जे कैप में दी थी। क्यों? तो अब जरा बताओ माइनस जे कैप क्रॉस के कितना हो गया? बताओ डीबी क्या आ गया? जे क्रॉस के आई माइनस आई आ गया। क्यों? माइनस आई। और माइनस आई किधर को आ गया जरा बताओ? वेस्ट में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जो है ये वेस्ट में। तो बताओ इधर भी वेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और कर लेते हैं, चलो तुम भी याद रखोगे बेटा। तुम बेटा याद का लगोगे। करंट ये ईस्ट से वेस्ट पे है। वही हाई टेंशन वायर है, ईस्ट से वेस्ट। तो तुम्हें अबव द वायर निकालना है और बिलो द वायर निकालना है। तो वही मैं करूंगा फिर से। डी बी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डी एल क्रॉस आर। पूरा काम परफेक्शनिस्ट की तरह करो ना बेटा जो है। डीएल का मतलब करंट हो गई, और ईस्ट टू वेस्ट हो गया माइनस आई कैप। क्यों माइनस आई कैप? और अबव द वायर, हाँ अबव द वायर ये होगा के कैप। क्यों? अब जरा बताओ आई क्रॉस के माइनस जे तो प्लस जे आ गया। क्यों? सही बोला? जरा देख लो बेटा जो है, बताओ जरा।
आई क्रॉस ए माइनस जे माइनस माइनस प्लस प्लस जे, तो इसका मतलब जो अबव द वायर होगा, अबव द वायर वो नॉर्थ में होगा। क्यों? ये अच्छा, इसको स्क्रू लॉ से करते तो जरा देखो, इसी फिगर में बता देता हूँ स्क्रू लॉ से कैसे करते। मान लो मैं स्क्रू लॉ इसमें अप्लाई करता तो क्या होता, देखो करंट की डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट, इसका मतलब ऐसे जा रही है, ये करंट हो गई। अब तुम्हें बताओ, इसमें तुम्हें लग रहा है कि ऐसे बनेगी बेटे लाइंस? ये बताओ, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, ये जरा बताना, देखना बेटा, इस टाइप से फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, करंट ऐसे जा रही है ना? क्यों? तो इसका मतलब ये नॉर्थ साइड में आ गया, और ये किधर में आ गया? साउथ राइट। ये कैसे? एक तो तुम्हारा ये रहता था जो है, मतलब इसमें इस टाइप की फिगर बनेगी ना, हाँ ये बनेगी ना, ये हुई बेटा, ये देखिए, अब आया ना, घर से घर तक छोड़ने की आदत है ना मेरे को, तो जानते ही है। ये करंट हो गया, तो देख इसमें ऐसे बनी, क्यों? ये और ये, और घर तक छोड़ने की आदत से फायदा भी होता है ना, तेरे को मालूम ही है जो है, टीचर को कुछ खाने पीने के लिए भी मिल जाता है। हाँ, अगर घर तक छोड़ने आ गए, हाँ तो सोम समझ में आ गया बेटा, जो है टीचर को खाने पीने के लिए भी मिल जाता है ना घर में जो है, स्टूडेंट के घर में। हाँ, ये फायदा भी होता है जो है, तो ये आ गया। अब दूसरा क्या है जो है, दूसरा एक तेरा हमारा रह गया था, राइट हैंड थंब रूल। स्कूल वाला भी करवा ही देता हूँ, तुम भी क्या याद रखो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये बेसिकली ये है ना, इस पे जो अप्लाई होता था। ये है, कह लो ये आई है और ये बी है, ये हो गया ना, ऐसे हो गया। क्यों? समझ में आ रहा है बेटा? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बता, राइट हैंड थंब रूल ये हो गया ना, ऐसे हो गया। क्यों? समझ में आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल ये हो गया, या उल्टा कह लो, अब तू मेरे को बताएगा, मेरे अब ये दिन आ गए कि मतलब जो है, तू मेरे को ये बताएगा कि जो है क्या कह रहा था तुझे। अब स्टूडेंट मेरे को पढ़ाएगा, मतलब जो है, अब ये दूसरा ये कह सकता है कि ये करंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसमें कह लो राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। क्या समझ में आ गया बेटा? जो है इन दोनों में तुम लगा सकते हो, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, कह लो। ये हो गया। और एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब कह दे, तू भी यही यही कह रहा था, कह दे। कहते रहा हूँ, अब ये दिन आ गया बेटा जो है, ये हो गया, देखिए ये समझ में आ रहा है बेटा? जो है इसमें जो मिडिल फिंगर है, ये करंट है, मिडिल फिंगर, ये करंट कह लो, या वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड थंब रूल ये हो गया। और ये जो फोर फिंगर है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो थंब है, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब समझ में आ गया? तो ये तीन चीजें तुम्हारी रह गई थी, एक तो राइट हैंड थंब रूल इस फिगर में लगेगा, और एक तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मिडिल फिंगर करंट या वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और थंब ये। और एक ये वाला क्वेश्चन रह गया था,
जो हाई टेंशन वायर में अगर कोई करंट पास हो रही है और तुम्हें वायर के ऊपर और वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो फिर कैसे करते हो? इनमें बताओ, तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट तो नहीं है? ये बताओ, तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? जो है हो गया ना। अब चलते हैं हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और लास्ट टाइम मैंने तुम्हें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दिया था, क्यों? लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बता दिया था। और इसको आगे से हम लोग ऐसा कर देंगे, एल आई कह देंगे। और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, या तो 0 होती है या प्लस बी एल होती है और या फिर माइनस बी एल होती है, ये बताया था, क्यों? इससे हमारा काम चल जाता है ना बस, 0 प्लस बी एल या फिर माइनस बी एल। अच्छा, एक चीज और मैंने तुम्हें याद होगा, मैंने बताई थी तुम्हें कि गॉस थ्योरम निकालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइंस का आइडिया होना चाहिए, याद है कि नहीं है? आइडिया होना चाहिए। इसी टाइप से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करने के लिए तुम्हें मैग्नेटिक लाइंस का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये तुम्हारा ना होम असाइनमेंट भी है, इसको जरूर कर लेना याद करके। मैग्नेटिक लाइंस को एक बार जरूर देख लेना बेटा, जो है कि नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पे एंटर करती है और क्लोज्ड पाथ बनाती है। बाकी तो काफी हद तक सेम है, समझ गए ना? नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पे एंटर करती है और क्लोज्ड पाथ बनाती है। जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, लेकिन क्लोज नहीं होती हैं। नहीं, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। ये थोड़ा सा बेसिक देख लेना कैसी होती है। अब एसीएल क्या कहता है, सुन लो। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पहले तो वो लिख देता हूं, कभी कभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आता है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो तो कुछ ऐसा है। कहीं पे मान लो 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तुम्हें, और उनमें से तुम्हें सेलेक्ट करना है कि सही एक्सप्रेशन कौन सा है। मैग्नेटिक एम्पियर सर्किटल लॉ का सही एक्सप्रेशन क्या है, तो ये कह देना जो है। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ? बताओ, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, ये लेफ्ट हैंड साइड लग रही होगी। तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब तुम कहोगे आई नेट क्या चीज है? आई नेट है उस क्लोज्ड पाथ के अंदर नेट करंट, बस हो गया, जो उसको क्रॉस कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, कुछ भी कह लो। मतलब नेट करंट, नेट करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये क्लोज्ड पाथ है कोई, और मैं इसमें ऐसे चल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये ए बी सी डी ए चल रहा हूँ, ए बी सी डी ए। अब तुम कहोगे डी कहाँ है, डी ये है लो, ठीक है, ये क्लोज पाथ हो गया। अब मान लो इसमें ये 2 एम्पियर की करंट हो गई और ये 5 एम्पियर की करंट हो गई। इसका मतलब इस क्लोज्ड पाथ में आप आई नेट कितना लिखोगे बताओ? आई नेट लिखोगे 3 एम्पियर, किधर को, डॉट डायरेक्शन। समझ में आ गया? बताओ, ये बताओ, स्टेटमेंट समझ में आ गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नेट, और आई नेट मैंने बताया नेट करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज पाथ। दैट और लिख देता हूं। अब लेकिन तुम जानते हो इसके बाद डीसी पांडे भी इसमें दिमाग लगाता है कि नहीं लगाता? बता, डीसी स्टेटमेंट ऐसे कर देते हैं। अब डीसी स्टेटमेंट क्या होगा? हाँ, फिर अब चलेगा डीसी स्टेटमेंट। तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ होगा उसको प्लस माइनस बीएल कर देना, बस हो गया। क्यों? प्लस माइनस बीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। क्यों? ये कर देना। और प्लस माइनस बीएल कब होता है, ये कंडीशंस में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। क्यों? कंडीशंस, हाँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर भी बता दे रहा हूं, चलो। एक कंडीशन तो क्या हो गई इसी, देखो, एक कंडीशन ये हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बताओ, जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो हर जगह पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, मैग्नेटिक लाइंस हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होनी चाहिए। क्यों? पैरेलल या एंटी पैरेलल या टेंजेंशियल कह लो, मैग्नेटिक लाइंस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट should be tangential, should be tangential to that path। मतलब जो तुमने क्लोज्ड पाथ लिया है, समझ गया? जो भी तुमने क्लोज्ड पाथ लिया है उसके हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक लाइंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बताओ? टेंजेंशियल होनी चाहिए, बस हो गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, अब तुम्हें समझ में आई बात, नहीं आई बेटा? ये बताओ, तीन चीजें हो गई, सुन लो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो ये हो गया, और इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलूंगा मैं? कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट इंटू आई नेट होगा। और आई नेट क्या है कि उस क्लोज्ड पाथ से नेट कितनी करंट पास हो रही है, ये आई नेट हो गया। उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर दिया कि सिंपल सी बात है, आप प्लस माइनस बी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट कर देना। और प्लस माइनस बी एल कब लेते हैं ये मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा, जो मैग्नेटिक लाइंस होनी चाहिए वो उस पाथ के हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? टेंजेंशियल होनी चाहिए। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा। जो है, नहीं है ना? अब बात आती है कि एसीएल की हेल्प से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है। टू फाइंड
मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट, और उस पॉइंट को मान लो मैं P कह दे रहा हूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ACL। पहला, P से पास होने वाला एक क्लोज्ड पाथ एज्यूम करो जिसमें लाइन इंटीग्रल प्लस BL हो जाए, बस हो गया। एज्यूम ए क्लोज्ड पाथ मुश्किल राहों में एज्यूम ए क्लोज्ड पाथ अभी करता हूँ जो है, एज्यूम ए क्लोज्ड पाथ पासिंग थ्रू P in which total line integral is BL, और 99% केसेस में ये क्लोज्ड पाथ सर्किल होगा। दिस क्लोज्ड पाथ इज सर्किल। दूसरा, अब इस क्लोज्ड पाथ में ACL अप्लाई कर दो, बस हो गया। अप्लाई ACL, तो ACL क्या कहेगा बताओ, BL इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। इसका मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई नेट अपॉन L। एक बार दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। P पॉइंट पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू सम करंट, तो P पॉइंट से पास होने वाला तुम्हें एक क्लोज्ड पाथ एज्यूम करना है जिसमें टोटल लाइन इंटीग्रल प्लस BL हो जाए। और प्लस BL कब होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि हर पॉइंट पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दूसरा लाइन टेंजेंशियल होनी चाहिए, और तुम जिधर को चल रहे हो उधर ही को मैग्नेटिक लाइन होनी चाहिए। उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि इस क्लोज्ड पाथ में आप सीधे सीधे ACL लगा दो, बस हो गया। BL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, इसका मतलब B की वैल्यू म्यू नॉट आई नेट अपॉन L हो गई। बताओ ये समझ में आई बात, नहीं आई? इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा, आगे ना। अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ड्यू टू a wire of infinite length, अब ध्यान से देखना, ये वायर है और यहां से R डिस्टेंस पे मुझे B निकालना कितना होगा। तो देखो मैंने क्लोज पाथ ऐसे एज्यूम कर लिया, ये P था। हाँ, इसमें लाइंस ऐसे होती है, मैंने तुमसे कहा था कि नहीं कहा था, लाइंस का आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे समझ लो ये A है,
ये बी है, तो तुमने जो क्लोज्ड पाथ ले लिया वो ए बी पी सी ए, बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ। ए बी पी सी ए ले लिया मैंने, अब इसमें मैंने लगा दिया, बस हो गया बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब ये बताओ यहाँ पे जो लेंथ है वो मैं 2 पाई आर लिख दूं, इस पाथ की लेंथ। बताओ इसकी लेंथ में 2 पाई आर लिख दूं, और इससे कितनी करंट पास हो रही है? आई करंट पास हो रही है, क्यों? इस क्लोज्ड पाथ से कितनी करंट पास हो रही है बताओ? आई करंट पास हो रही है। तो यहां से जरा देखना बी की वैल्यू कितनी आ गई। बी की वैल्यू आ गई होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्यों? आई अपॉन आर। जरा देखना ये आ रही है कि नहीं आ रही है। ये होगी, एक सेकंड है, एक कॉल आ रही है बेटा। ये क्लियर हो गया बताओ जो है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। इसका मतलब बी प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ गया। तो बी वर्सेस आर ग्राफ अगर मैं देखूंगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये एक्चुअल में जो वायर है ना, ये जो भी वायर मैंने लिखा हुआ है ये थिन वायर लिखा हुआ है। अब चलते हैं एग्जाम्पल टू थिक वायर। थिक वायर, और मैं एक काम करता हूँ, इसका ना क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ, जैसे ये है, इसमें टोटल में आई करंट जा रही है, और इसकी रेडियस आर है। तो पहले तो एक बात बताओ, इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो तुम्हें लग रहा है कि सर्कुलर होंगी और क्लॉकवाइज होंगी, बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ एस फील आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ जो है। इस वायर की जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी और क्लॉकवाइज होंगी, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। करंट अंदर को जा रही है। अब तुम्हें बी का एक्सप्रेशन निकालना है, बी एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालना है कितना होगा। लेकिन इसमें इनसाइड पॉइंट्स के लिए भी फॉर्मूला बनता है, इसका मतलब आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए, और एक आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बनता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। बताओ ये कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है? अब चलते हैं इनसाइड पे। मजा आ रहा है बेटा नहीं आ रहा, ये बताओ पहले, पहले बताओ मजा आया कि नहीं आया। इस पे लगाऊंगा मैं, ये आर है, इस पे एसीएल लगा रहा हूं मैं। तो इस पे एसीएल ये कहेगा कि बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। एल हो गया 2 पाई आर, और आई नेट कितना हो गया देखो, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ बेटा।
यहाँ पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्यों यहाँ पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एरिया के अकॉर्डिंग होगा ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका मतलब बी का फॉर्मूला क्या बना, जरा देखो। मेरे ख्याल से बी का फॉर्मूला बन रहा होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, जरा ये देखना, ये बन रहा होगा। डी का फॉर्मूला ये बन रहा होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब जो बी बना वो प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा होगा, क्यों? इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा, क्यों? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जो है। ये तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए हो गया, राइट? ये हो गया इनसाइड पॉइंट्स के लिए। अब चलते हैं आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। कलर चेंज कर देता हूं। आउटसाइड पॉइंट के लिए ये हो गया। अब तू ही बता देना सारा, मेरे को करने की आवश्यकता क्या ये होता है। एक काम कर, तू ही पढ़ा दे अब जो है। इसका मतलब ये होगा इस पे एसीएल लगाएगा तो काम करता है पूरा, तू जानता ही मैं काम पूरा करता हूं बेटा जो है, ये बता। बी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। हाँ, एल यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा और आई नेट, लेकिन आपके यहाँ पे टोटल करंट आ जाएगी, क्यों नहीं होता? आई नेट आपके यहाँ पे टोटल करंट आ जाएगी। तो इसका मतलब बी का वही फॉर्मूला होगा जो थिन वायर का था, क्यों? बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ जो है। बी का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन छोटा आर, या कह लो प्रोपोर्शनल टू 1/r। बताओ कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। इसका मतलब अब जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्यों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हो गया। अब जरा इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, बस हो गया। ये बी है, ये आर है। पहले स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो गया। ये इनसाइड पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब आर लेस देन इक्वल टू आर हो गया। इसका मतलब बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर आ गई, क्यों? ये हो गया। और ये आउटसाइड पॉइंट्स हो गए। तो इसमें जो बी की वैल्यू आ गई, मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू आ गई वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये तो हो गया प्रोपोर्शनल टू 1/r और ये हो गया प्रोपोर्शनल टू आर। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो बोल बेटा। बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ग्राफ वगैरह में कोई डाउट तो नहीं है? एक काम और करते हैं, यहाँ पे और वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू भी है ना देखा जाए तो, क्यों? ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बताओ बेटा, ये बताओ जो है। ये तुम्हें लग रहा होगा ना इससे ज्यादा वैल्यू कहीं भी नहीं है, क्यों? तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। ये आ रही है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
आई अपॉन कैपिटल आर। क्यों? इसमें तुम्हें स्मॉल आर को क्या पुट करना था? कैपिटल आर पुट करना था बस। किसी भी फॉर्मूले में स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर देना तो ये वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, वो सुनो क्या है। ये बताओ कि इसमें ना ऐसे करंट थी, तो इसमें आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको मैं करंट पर यूनिट एरिया कह सकता हूं। करंट पर यूनिट एरिया कह सकता ना। और तुम्हें एक याद है, करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी भी कहते थे हम। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जे, करंट डेंसिटी जे कहते थे। तो अब ये जरा बताओ, ये वाले इस वाले एक्सप्रेशन में मैं आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को जे भी लिख सकता हूं ना। ये तो इसमें आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को जे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? ये वाला एक्सप्रेशन अगर देखोगे तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट जे बाई टू इंटू आर। क्लियर है या नहीं ये बताओ? जो है, जो इनसाइड वाला फॉर्मूला है उसको मैं म्यू नॉट जे अपॉन टू इंटू आर इसमें भी कर सकता हूँ। और इसको याद रखना, इसको मैं बाद में यूज करूंगा बेटा, जो है रिमेंबर। हो सकता है मैं रिवीजन के टाइम पे यूज करूं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये वाले फॉर्मूले को रिवीजन के टाइम पे हो सकता है मैं याद यूज करूं, म्यू नॉट जे बाई टू इंटू आर को कह लो। ये ध्यान रखना, इनसाइड वाला फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट वाली बात है, वो देखो क्या है। बेटा जो छी ऐसे नहीं चलता बेटा काम। तू जो सोचता होगा ना कि जिंदगी इतनी आसानी से काम चल जाती है, ऐसा नहीं होता बेटा। कंसेप्ट देख बेटा, देख। थिन वायर, हाँ सही कह रहा है। जो है थिन वायर का जो बी आर ग्राफ था ये था, और थिक वायर का जो ग्राफ था वो ऐसे था। और यहाँ पे बी एम था, और बी एम की जो वैल्यू थी वो म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर थी। ये पहले बताओ, ये दोनों ग्राफ बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं है बताओ? थिन वायर का कैसा ग्राफ था और थिक वायर का कैसा ग्राफ था, ये कह लो। अब देखो इसमें कंसेप्ट वाली बात क्या है, तुम्हें भी ना मजा आ जाएगा। तुम कहोगे कहाँ हम किन के चक्करों में पड़ गए ये जो है। ये बताओ, इस ग्राफ में अगर मैं आर को जीरो पुट करूं तो बी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ, पहले वाले ग्राफ में अगर मैं आर को जीरो पुट करूं तो बी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है। और अगर दूसरे वाले ग्राफ में मैं अगर आर को जीरो टेंड करूं तो बी जीरो को टेंड हो रहा है। बताओ समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो, मजे की बात नहीं आ रही है बिल्कुल ही।
पैराडॉक्स टाइप का नहीं लग रहा है? एक जगह पे तुम्हें बी की वैल्यू इनफाइनाइट लग रही है, हाँ, और एक जगह पे तुम्हें बी की वैल्यू 0 दिख रही है, तो बिल्कुल ही अपोजिट स्टेटमेंट नहीं हो गए बेटा? बताओ जो है, अपोजिट हो गए ना? ठीक, अब इसके पीछे रीजन क्या है वो सुनो बेटा जो है। बेटा तुम भी क्या सोचोगे, ये बताओ कि जो थिक वायर है वो थिन वायर में कब कन्वर्ट होगा? व्हेन उसकी जो अपनी रेडियस है वो टेंडिंग टू 0 हो जाए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ थिक वायर थिन वायर में कब कन्वर्ट होगा, बताओ जो है। थिक वायर थिन वायर में तब कन्वर्ट होगा जब उसकी अपनी रेडियस 0 को टेंड करे। और ये बताओ कि अगर उसकी अपनी रेडियस 0 को टेंड करेगी तो ये जो bm की वैल्यू है ये जरा देखना किधर को टेंड करेगी बेटा, ये बताओ। ये बताओ अगर उसकी अपनी रेडियस 0 को टेंड करेगी, अपनी रेडियस 0 को टेंड करेगी तो बताओ bm किधर को टेंड करेगा, बताओ जो है। हाँ, bm इसका मतलब टेंडिंग टू इंफिनिटी करेगा। और अगर bm टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो देखो ये ग्राफ क्या होगा बेटा जो है, ये था पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये ग्राफ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ऐसे ही बन जाएगा, ये बताओ बेटा जो है। बताओ ये ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा, ये बताओ जो है। ये ऐसे होता जाएगा ना ग्राफ, ये देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ये ग्राफ इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जो है। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। और वैसे भी एक बात बताओ कि आर टेंडिंग टू 0 क्या पॉसिबल है, ये बताओ। किसी वायर की रेडियस अपनी बिल्कुल 0 हो जाए बेटा, ये बताओ। किसी वायर की अपनी रेडियस बिल्कुल 0 हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, पहले ये बताओ बेटा जो है। नहीं पॉसिबल है ना, बिल्कुल ही अपने वायर की रेडियस बिल्कुल ही 0 हो जाए, तो ये कह लो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थिन वायर का ग्राफ ये बनता है, थिक वायर का ग्राफ ये बनता है। तो दोनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वो आ रहे हैं कि थिन वायर कह रहा है कि सेंटर पे बी की वैल्यू 0 हो जाए, इनफाइनाइट हो जाएगी। और थिक वायर कह रहा है कि सेंटर पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसके पीछे रीजन क्या था वो मैंने बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, अच्छा वो एक सोलेनोइड रह गया ना, सोलेनोइड का प्रूफ। जो सी मैंने कहा था ना, इसमें मैग्नेटिक्स खत्म हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगी मैग्नेटिक्स। अच्छा उसमें ना जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, अर्थ मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो सब, वो तुम्हें याद है मैंने फ्रिंज टॉपिक्स में डाला हुआ है। वो अगर फ्रिंज टॉपिक्स देखोगे तो मैं फ्रिंज टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, हाँ। मैग्नेटिज्म हो गया, अर्थ मैग्नेटिक हो गया, वो कह लो। तो ये तुम्हारा कल मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। अब सोलेनोइड का प्रूफ क्या है देखो। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि इनसाइड ए सोलेनोइड, बी की वैल्यू मी नॉट एन आई कर देना, ये बोला था कि नहीं बोला था? नहीं है, इनसाइड ए सोलेनोइड बी की वैल्यू मी नॉट एन आई ये बोल दिया था। यहाँ पे जो एन था वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था। लेकिन साथ में मैंने तुमसे ये भी कहा कि एसीएल अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक लाइंस का आइडिया होना चाहिए। नहीं है, एसीएल अप्लाई करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस का आइडिया होना चाहिए। तो एक बात बताओ कि इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, पहली बात तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था करंट कुछ ऐसे होती है, क्यों?
और करंट ऐसे होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या होता है इसमें, यूनिफॉर्म होता है। ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस। अब मैं एक काम कर रहा हूं कि एक क्लोज्ड पाथ ले रहा हूं। हाँ, ये ले लिया मैंने। ए बी सी डी और इसकी लेंथ एल है मान लो। तो मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है। किस पाथ में देख लेना। हाँ, ए बी सी डी ए, इसको मैं 4 पाथ में अलग अलग निकाल लेता हूँ, फिर ऐड कर दूंगा। पहले निकाल लेता हूँ ए बी में, फिर बी सी में, फिर सी डी में, फिर डी ए में। बताओ ए बी में लाइन इंटीग्रल कितना होगा। ए बी में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कितना होगा बताओ जो है। ए बी में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कितना होगा बेटा ये बताओ। 0 होगा, बिकॉज बी ऑलमोस्ट 0 है ना, वो सोलोनॉइड के बाहर है बेटा जो है। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बिकॉज बी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी ना, बिकॉज वो उसके सोलोनॉइड के बाहर है जो है। इसी टाइप से बीसी में लाइन इंटीग्रल कितना हो गया जरा बताओ। बीसी में लाइन इंटीग्रल कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। इसके दो रीजंस कह सकते हो। कुछ पार्ट में तो हाँ, कुछ पार्ट में तो बी ऑलमोस्ट 0 है, और कुछ पार्ट में जो बी लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर टू पाथ हैं। क्यों, समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है बेटा ये बताओ जो है। जैसे इस वाले में, ये वाले में तो बी ऑलमोस्ट 0 है, और ये वाले पार्ट में बी लाइंस परपेंडिकुलर हैं। क्यों, ये कह दो। अब बताओ सीडी में लाइन इंटीग्रल कितना होगा। सीडी में, सीडी में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कितना होगा, इसमें बीएल होगा। इंटेलिजेंट होगा बेटा जो तुम, बी एल। और लास्ट में डी ए में मैं कितना होगा लाइन इंटीग्रल, 0। इसका मतलब क्लोज्ड पाथ से टोटल लाइन इंटीग्रल कितना आ गया बताओ जो है। ये बताओ, इसका मतलब टोटल लाइन इंटीग्रल कितना आ गया, बीएल आ गया। क्यों, ठीक। देयर फोर टोटल लाइन इंटीग्रल, पूरा वर्ड लिखूंगा बेटा, टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए, ये हो गया बी एल। और एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि ये म्यू नॉट इंटू आई नेट होना चाहिए। ये बताओ, ये कहता है कि नहीं कहता बताओ बेटा जो है। म्यू नॉट इंटू आई नेट होना चाहिए। अब सुनो इंटरेस्टिंग बात, आई नेट कितना होगा, एन इंटू एल। ये तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, टोटल टोटल टर्न्स। और एक टर्न से आई करंट पास हो रही है, तो इंटू आई और हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा ये बताओ पहले। एन इंटू एल तो हो गए नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। और एक टर्न से कितनी करंट जा रही है जरा देखो ना। जैसे एक करंट ये गई, एक करंट ये गई, एक करंट ये गई, एक करंट ये गई। ये जो मैंने क्लोज पाथ लिया था, ऐसे लिया था ना मैंने, क्लोज पाथ ये लिया था। तो इसका मतलब इससे टोटल कितनी करंट पास हो गई, था एन एल आई हो गई। तो जरा देखना, एल से एल कैंसिल हो गया, तो फाइनली बी की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ।
v की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई आ गई, बस हो गया। समझ में आ गया या नहीं आया बताओ? समझ में आ गई बात, नहीं आई? आई नेट तो समझ में आ गया ना? आई नेट क्या है बेटा, जो है कि एल लेंथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो एन इंटू एल हो जाएंगे, और एक टर्न से आई करंट पास हो रही है, तो इसका मतलब टोटल कितनी करंट पास हो रही है उससे, एन एल इंटू आई, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट के लिए मैं एक काम करूंगा, पहले मैं रिजल्ट लिखूंगा, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। हाँ 9 o'clock पे बाई डिफॉल्ट आप मान लेते हैं, क्योंकि अब मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ ना, तुमने देखा, अब मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, तो मतलब तभी क्लास नहीं लूंगा। हाँ तो अलग से दे देना, उसमें कोई बात नहीं है ना, तू तो ईमानदार आदमी है, तू अलग से वो दे करके दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं रिजल्ट लिखूंगा, हाँ, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे उस पर, और उसके बाद रिजल्ट का प्रूफ करेंगे। रिजल्ट का प्रूफ करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? एसीएल की हेल्प से। तो इसमें बहुत चीजें कवर हो जाएंगी, तुम्हें रिजल्ट भी कवर हो जाएगा, उस पर एग्जाम्पल भी हो जाएगा, और सब चीजें ये कर देगा। अब क्या है सुनो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं पुराना रिजल्ट याद करवाऊंगा। ये मान लो प्लस सिग्मा है, तो तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता था, और ई की जो वैल्यू आती थी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती थी, याद आ रही है? और अगर मान लो माइनस सिग्मा है, तो फिर लाइंस ऐसे होती थी, और ई की यही वैल्यू आती थी। ये याद आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ जो है, पहले बताओ, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया। अब मैग्नेटिक्स में सब मिलता जुलता एग्जाम्पल वो कर रहा हूँ, रिजल्ट वो क्या है देखो। अगर ये ना इन्फाइनेटली लॉन्ग थिन शीट है बेटा, ऐसे करंट ऐसे जा रही है, और यहाँ पे जो लैम्डा है वो करंट पर यूनिट लेंथ है। पहले तो विजुलाइज करवा देता हूँ किस टाइप का है बेटा। ये ऐसे समझ लो, ये है, मतलब ऐसे करंट जा रही है। अब समझ में आ गया? और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जो मैंने देखा है ना, यहाँ से देखा है बेटा जो है, तो ये करंट तुम्हें क्रॉस में जाती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अब समझ में आया मैं फिगर क्या बनाई है बेटा मैंने? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिगर मैंने किस टाइप से बनाई है, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें तुम्हें लग रहा है ऐसे लाइंस बनेंगी, क्यों? ये बताओ, ये ऐसे लाइंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी, मैग्नेटिक लाइंस? ये बनेगी। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो ऐसे होता है, और इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। और ये जो बी की वैल्यू होती है, ये म्यू नॉट लेमडा बाई 2 होती है, बस ये कह लो जो है, जैसे वहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, ये ऐसे हो जाता है। और इसी टाइप से ये बताओ कि अगर मान लो ये डॉट करंट होती, तो तुम्हें लग रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनेगी बेटा, ये बताओ, ये बताओ ऐसे फील याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ? इस टाइप से मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, और इस बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू नॉट लेमडा बाई 2। तो ये तो रिजल्ट है कह लो।
कल इस रिजल्ट पे बेस्ड मैं एग्जांपल्स कराऊंगा और फिर इस रिजल्ट को ACL की हेल्प से प्रूव करूंगा। बस ये कर विजुलाइज हो गया कि नहीं हो गया, पहले ही बताओ बेटा, ये विजुलाइज हुआ है या नहीं हुआ, बताओ जो है इस टाइप से। ठीक, चलो फिर बाकी कल करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।